आज हम चर्चा करते हैं जनसंख्या नीति पे और देखते हैं जनसंख्या नीति क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्रियान्वयन कैसे होता है, उसके चरण क्या होते हैं, जनसंख्या नीति कितने प्रकार की होती है, इन सब पे हम चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जनसंख्या नीति होती क्या है। जनसंख्या नीति, देखिए जनसंख्या नीति किसी देश की एक शासकीय नीति होती है। वो शासकीय नीति का मतलब हो गया जो सरकार द्वारा बनाई गई नीति होती है, जो अपने देश में स्थित संसाधन और अपने देश में जो जनसंख्या है, संसाधनों का आकार प्रकार को ध्यान में रखते हुए उस देश की जनसंख्या को उसके अनुकूल बनाए रखने के लिए उपयुक्त होती है, वो होती है जनसंख्या नीति। यानी एक ऐसी नीति जो अपने देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या को नियंत्रित करती हो, उस नीति को जनसंख्या नीति बोला जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या नीति क्या है? ऐसी नीति या पॉलिसी जो अपने देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार को निर्धारित करती हो। क्या कहलाएगी? जनसंख्या नीति कहलाएगी। परिभाषा कह रहा है कि जन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार को निर्धारित करती हो, अर्थात उस देश में जो संसाधन हैं उन संसाधनों पे बहुत अधिक दबाव ना बढ़े जनसंख्या का, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए कि अगर हमारे पास 100 यूनिट कोई संसाधन उपलब्ध है और जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जो बेहतर तरीके से उस संसाधन में सर्वाइव कर सके। अगर बहुत अधिक जनसंख्या है तो संसाधन कम पड़ जाएगा, तो भी समस्या होगी। जैसे पिछली क्लास में आपने देखा जनसंख्या समस्या में, अगर संसाधन है हमारे पास और जनसंख्या ही नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है उस संसाधन का। तो संसाधन एक निश्चित मात्रा में है, उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग जनसंख्या भी निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। और इसी जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए जनसंख्या नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि जनसंख्या संसाधनों का सही उपयोग कर सके और एक ठीक ठाक जीवन स्तर को प्राप्त करके जी सके। बात आती है कि जनसंख्या नीति की आवश्यकता क्यों है। थोड़ा सा आप ये देख लें कि सामान्यतः इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, आपको पता है WPPR यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिवीजन 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई कि 2020 में विश्व की जनसंख्या 2011 के 7 अरब से, यानी विश्व की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 7 अरब थी। और 7 अरब से ये 2019 की रिपोर्ट बता रही है कि 2011 में जनसंख्या विश्व की 7 अरब थी, जो 2030 तक बढ़कर के 8.54 हो जाएगी। ये 2030 तक जनसंख्या इतनी होगी। इसी रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है कि 2050 तक 9.73 अरब जनसंख्या विश्व की हो जाएगी। इसी प्रकार अगर भारत की जनसंख्या देखी जाए तो 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ के आसपास थी और 2011 में ये 121 पहुंच गई। और इसके आंकड़े 2030 तक 1.50 तक पहुंच रहे हैं बिलियन, यानी 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है जनसंख्या भारत की। इतनी तेजी से हम वृद्धि कर रहे हैं जनसंख्या में। और अगर 2050 की बात करें भारत की, तो 1.63 बिलियन की जनसंख्या भारत के पास होगी। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है भारत और विश्व की अलग अलग देशों की, इस जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, भाई उनको भी ध्यान में रखना जरूरी था कि अगर संसाधन हमारे पास इतने कम है और जनसंख्या में इस तरह से हम वृद्धि कर रहे हैं, तो फिर अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो जनसंख्या के अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और हो भी रही हैं। जैसे भू क्षेत्र की कमी, भू क्षेत्र की कमी एक बड़ी समस्या होगी जनसंख्या जब अधिक हो जाएगी। स्वास्थ्य की समस्या,
परिवहन की समस्या, ये सब जनसंख्या में अगर इस तरह से वृद्धि होगी तो ये सारी समस्याएं आपके सामने नजर आएंगी। औद्योगिकरण, आवास की कमी, जीवन स्तर का निम्न होना, और भी अन्य जो सामाजिक समस्याएं हैं जैसे दुराचार, अत्याचार, छीना झपटी, डकैती, मारपीट, झगड़े, लड़ाई, ये सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं ये भी क्या होंगी, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं अगर जनसंख्या में इस तरह से वृद्धि होती रही तो इनमें कमी लाना, यानी तीव्र गति से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए भाई जनसंख्या नीति तो बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर इस तरह की समस्याएं जन्म ले रही हैं तो इनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप जनसंख्या को कंट्रोल करो। क्योंकि जब वो किसी चीज़ के अभाव में जीवन यापन करेंगे तो उस अभाव को पूरा करने के लिए वो चोरी भी कर सकते हैं, छीना झपटी भी करेंगे। तो अगर जनसंख्या कम हो, अगर उनको संसाधन मिलता रहे, प्रॉपर जो उनका जीवन स्तर है वो ठीक ठाक बना है, अगर उन्हें रोजगार मिल रहा है, कमा रहे हैं ठीक ठाक, तो फिर वो चोरी और स्कैम करने के पीछे क्यों भागेंगे, क्यों इस तरह का रिस्क लेंगे। एक सोचने वाली बात है कि अगर हमारी ज़रूरतें ठीक ठाक तरीके से पूरी हो जा रही हैं तो फिर मैं गलत कामों में क्यों इन्वॉल्व होऊंगा। तो सामाजिक बुराइयों में एक कारक ये भी है कि जनसंख्या का जो दबाव है, संसाधनों का जो अभाव है, इन सब के कारण भी दुराचार फैल रहे हैं। औद्योगिकरण की समस्या हो रही है, आवास की कमी होगी, ट्रैफिक जाम की समस्या, शहरों में आप देखेंगे जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, चौराहों पर आप ट्रैफिक में घंटों खड़े रहते हैं। तो जब इस तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं तो फिर ये होता है कि अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसको नियंत्रित में लाया जाए ताकि इन सारी समस्याओं से निपटा जा सके। तो उसके लिए एक जनसंख्या नीति की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर जनसंख्या नीति है, लाई गई है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य वही होगा जो जनसंख्या आवश्यकता के जो कारण है वही उसके उद्देश्य होंगे पूरा करना। भाई ये सारी कमियां हैं जनसंख्या की, तो इन कमियों को दूर करना ही उसका क्या होगा, उद्देश्य होना चाहिए। तो जनसंख्या के जो नीतियां हैं उसके उद्देश्य देखते हैं क्या है। जो कोई भी जनसंख्या नीति हो, चाहे जिस देश की जनसंख्या नीति होगी, उसके जो उद्देश्य हैं वो निर्धारित होंगे। अब अगर जन्म दर में वृद्धि हो रही है तो ही जनसंख्या अधिक है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, हमें उद्देश्यों में शामिल करना होगा कि जन्म दर पर नियंत्रण प्राप्त किया जाए। पहला उद्देश्य तो यही होगा कि जन्म दर पर नियंत्रण पाना, नियंत्रण प्राप्त करना। पहला उद्देश्य तो यही होगा भाई जन्म दर को आप उस नीति में ऐसा उद्देश्य रखें कि जन्म दर निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जब जन्म दर निश्चित होगी तभी जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित हो पाएगी। दूसरी समस्या है कि मृत्यु दर में कमी लाना। दूसरा उद्देश्य है मृत्यु दर में कमी लाना। जब मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, मान लीजिए कि मृत्यु दर अगर अधिक है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में अगर आप जाएं तो वहाँ यही बात कही गई है कि जब मृत्यु दर जब अधिक होती है तो इस सोच के साथ जन्म दर में वृद्धि लोग कर देते हैं कि भाई जब मृत्यु अधिक हो जा रही है तो बच्चे जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो फिर उनका स्थान लेने के लिए दूसरे बच्चे को जन्म देना है। यानी अगर बच्चे मर रहे हैं तो फिर ये हो जाता है कि नहीं, अब जनसंख्या में जब ज़्यादा जन्म होगा, 10-15 बच्चे जन्म लेंगे तो क्या होगा, उसमें से 10-12 की मृत्यु हो जानी है, 2-3 बचेंगे। तो फिर सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि मृत्यु दर में कमी लाओ ताकि लोगों की सोच बदल जाए। जब मृत्यु दर में कमी आएगी तो लोगों की सोच बदलेगी ही कि भाई अब मृत्यु नहीं हो रही है तो क्यों इतने ज़्यादा बच्चे, कम ही बच्चे रखो। तो तब वो जन्म दर में कमी लाएंगे। इसका मतलब पहले जब मृत्यु दर कम होगी तब जाकर के जन्म दर में कमी आएगी, ऐसे उद्देश्य को निर्धारित किया गया। अब इस प्रक्रिया में जनसंख्या में वृद्धि भी हो जा रही है। भाई मृत्यु दर में अचानक से कमी आ गई और मानसिकता तो इतनी जल्दी बदलती है नहीं, 10-15 साल, 20 साल, 25 सालों तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा। उस समय तक मानसिकता नहीं बदलेगी लोगों की जब तक विश्वास ना हो जाए उन्हें कि अब मृत्यु नहीं होगी, और ये विश्वास दिलाने में एक समय लग जाता है। तो इस दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हो गई उसका क्या करना, जनसंख्या वृद्धि का नियोजन करना एक उद्देश्य इसका बनेगा। जनसंख्या वृद्धि का नियोजन, एक उद्देश्य ये भी निर्धारित किया जाता है। किसी भी जनसंख्या नीति के उद्देश्य होते हैं। अब जब जनसंख्या वृद्धि हो गई तो किसी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है तो किसी क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या है, तो अब क्या उद्देश्य होना चाहिए कि भौगोलिक वितरण को क्या किया जाए, संतुलन स्थापित करना
इसका अगला उद्देश्य होगा जनसंख्या के भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण में संतुलन स्थापित करना। ये इनका अगला उद्देश्य होगा, किसका? जनसंख्या नीति का। फिर जनसंख्या नीति का ये उद्देश्य इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र में ज़्यादा अधिक जनसंख्या दबाव हो उस क्षेत्र से जनसंख्या को विस्थापित किया जाए जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ पे, ताकि एक संतुलन बन सके। अगला उद्देश्य होता है कि जनसंख्या वृद्धि हो गई इतनी ज़्यादा तो फिर तेज़ी से आप क्या करें? आर्थिक विकास कीजिए ताकि वो नियोजित हो सकें। तीव्र आर्थिक विकास, ये सारे उद्देश्य होते हैं किसी भी जनसंख्या नीति के। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति तय की जाती है कि किसी क्षेत्र की या देश की जनसंख्या नीति कैसी होनी चाहिए, किन उद्देश्यों को वो प्राप्त करेंगे, वो उद्देश्य यही है। अब जब उद्देश्य सुनिश्चित हो गए कि इतने उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है कि इस नीति के तहत, ये जो हम रणनीति बना रहे हैं जनसंख्या को के लिए, उसमें हम इन्हीं उद्देश्यों को क्या करेंगे? प्राप्त करना है, इन्हीं पे काम करना है। अब जब जनसंख्या नीति पे उसके उद्देश्यों पे काम हो गया तो फिर अब ये देख लेना चाहिए कि जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन को कितने चरणों में उनको लागू किया जाए या क्रियान्वित किया जाए। तो देखते हैं जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के कितने चरण होते हैं। जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के चरण। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए किसी नीति को लागू करने के लिए? तो सबसे पहले ज़रूरत है क्या? समस्या तथा उसकी जानकारी। क्योंकि जब तक किसी क्षेत्र की प्रॉब्लम्स नहीं आपको पता होंगे तो आप किस तरह की नीति तैयार किए हैं। उद्देश्य तो कॉमन है, वो समान उद्देश्य है, उनको प्राप्त करना है, लेकिन उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जानना जरूरी है कि उस क्षेत्र की मेन समस्या क्या है। अब पता लगा कि हमें जन्म दर वहाँ पे क्या करना है? कम करना है किसी क्षेत्र में। और अब देखना है कि जन्म दर अधिक होने का क्या कारण है। क्या मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है इस वजह से जन्म दर बढ़ रहा है वहाँ पे, या फिर उन्हें सामाजिक समस्याओं का और ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे मृत्यु ना हो रही हो लेकिन एक दूसरी समस्या उनके मन में हो कि भाई जितने ज़्यादा हमारे पास लोग होंगे उतनी ज़्यादा हमारी श्रम शक्ति होगी। वो संसाधन को पूंजी अपना मानते हैं श्रम को, तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपना श्रम इकट्ठा करने में लगे हों कि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा हमारे यहाँ श्रमिक होंगे, हम ज़्यादा मजदूरी करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। अगर इस तरह की सोच है तो वहाँ पे मृत्यु दर पे काम नहीं करना है आपको। वहाँ पे ऐसी नीति लागू करो जिससे कि उन्हें ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि दो परिवार में दो सदस्य भी एक नौकरी उनको दो, रोजगार दो। जो अगर 300 रुपये दिन कमा रहे हैं तो उन्हें ऐसा रोजगार दो कि वो महीने में 30-40 हज़ार रुपये मंथली उनको इनकम मिल सके। इससे क्या होगा कि अब उन्हें ये चाहत नहीं है कि नहीं जनसंख्या बढ़ाओ ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा सकें, क्योंकि वो दो सदस्य ही 50,000 रुपये महीने का ला रहे हैं, तो उनका परिवार आराम से एक बेहतर जीवन स्तर जीवन जी रहा है। तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है जनसंख्या बढ़ाने की? जैसा कि कार्ल मार्क्स ने ही ये बात कही है कि श्रमिक वर्ग श्रम का संचय करता है, क्योंकि वो श्रम ही उनकी क्या है? मुख्य पूंजी है। तो जब उनकी इनकम कम रहती है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि हम 2 की जगह 4 लोग काम करें तो हमारी इनकम बढ़ेगी, तो क्यों ना हम उन्हीं 2 लोगों की इनकम बढ़ा दें, तो फिर 4 की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमें किसी क्षेत्र में समस्या और समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तो क्रियान्वयन का प्रथम चरण क्या है? समस्याओं की जानकारी। पहले कलेक्ट कीजिए कि क्या समस्या है। अब जब समस्या कलेक्ट हो गई तो फिर अब आप उद्देश्य निर्धारित करें। उद्देश्य निर्धारण यानी ये उद्देश्य कैसा होना चाहिए? दीर्घकालिक भी होगा और कुछ अल्पकालिक होगा। दीर्घकालिक और अल्पकालिक उद्देश्य होगा। उसके बाद में उद्देश्य के अनुकूल कार्य प्रणाली की रचना की जाए। कार्य की जो प्रणाली है, जो सिस्टम बनाए आप, वो कैसा होना चाहिए, वो इसी उद्देश्य पे निर्धारित। अगर अल्पकालिक उद्देश्य है तो कार्य प्रणाली आपकी बदल जाएगी, दीर्घकालिक उद्देश्य है तो उसके लिए अलग कार्य प्रणाली होगी। तो कार्य प्रणाली का निर्धारण करना, कार्य प्रणाली का निर्धारण, ये अगला चरण होगा आपका।
यानी उद्देश्य के अनुकूल ही कार्यप्रणाली का आप निर्धारण करेंगे। तो अब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन की जरूरत होगी। तो अब उद्देश्यों के पूर्ति हेतु आपको साधनों का चयन करना होगा कि आप किस साधन को अपना रहे हैं जो आपके उद्देश्यों को पूरा कर रही है। तो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साधनों का क्या करना है, चुनाव करना है। कौन से साधन होंगे जिनके तहत आप उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं, और फिर आपका नीति का क्रियान्वयन होना है। अब आप अपनी नीति को लॉन्च कीजिए। नीति का क्रियान्वयन। अब जब नीति का क्रियान्वयन आपने कर दिया है, नीति लागू हो गई है उस क्षेत्र में, तो फिर अब आपको क्या करना है, एक निश्चित समय अंतराल पर आपको क्षेत्रगत मूल्यांकन करना है। निश्चित समय पर क्षेत्रगत मूल्यांकन। भाई आपने नीति लागू कर दी है, वो नीति कितना कारगर है किसी क्षेत्र में, फेल तो नहीं हो रही है। अगर फेलियर हो रही है नीति, वहाँ काम नहीं कर पा रही है वो नीति, तो फिर आप उसको बदलाव लाइए। अगर काम कर रही है, अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो उसी तरह से और भी क्षेत्रों में लागू कीजिए। तो मूल्यांकन समय अंतराल पे आप करते रहें नीति का। तो ये चरण होते हैं किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या नीति को लागू करने के, इन्हीं चरणों पे काम किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में या देश में, किसी भी विश्व के हिस्से में जब जनसंख्या नीति पे बात होती है या कोई भी नीति होती है, तो उस नीति के निर्धारण में या उसके क्रियान्वयन के इन्हीं चरणों पे काम किया जाता है, चाहे वो पॉलिसी कैसी भी हो। जनसंख्या ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि और भी कोई डेवलपमेंट की पॉलिसीज हो, उनके क्रियान्वयन के लिए यही सारे चरण होते हैं। समस्याओं की जानकारी, उद्देश्य निर्धारण करना, दीर्घकालिक की अल्पकालिक कार्यप्रणाली का निर्धारण, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप साधनों का चुनाव करें, फिर नीति का क्रियान्वयन करें और समय समय पर उसका मूल्यांकन करें कि वो नीति किस हद तक सफल हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या नीति के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, जनसंख्या नीति के प्रकार का मतलब हो गया कि ऐसे पॉलिसीज जो जनसंख्या में जन्म दर, मृत्यु दर, भाई जनसंख्या में वृद्धि को ही देखना है हमें। तो जनसंख्या की जो संरचना है वो मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करती है, भाई किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि 3 कारकों पे निर्भर करेगी, जन्म दर, मृत्यु दर और वहां पे प्रवास। अगर जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, प्रवास भी वहां पे अप्रवास अधिक है, यानी लोग वहां पे जाकर बस रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि तेजी से होगी। या कोई देश ऐसा है जहाँ पे मृत्यु दर अधिक है और वहाँ से लोग जाके कहीं दूसरी जगह पे बस रहे हैं, जन्म दर कम है, तो परिणाम क्या होगा कि उस देश की जनसंख्या में वृद्धि नेगेटिव होगी। नहीं तो जन्म दर यानी जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पे जनसंख्या नीति को 3 भागों में बांटकर हम लोग देखेंगे। जनसंख्या की संरचना किस पे निर्भर करती है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पे, माइग्रेशन। चाहे वो माइग्रेशन अप्रवास के रूप में हो रहा हो या फिर इन माइग्रेशन हो या आउट माइग्रेशन हो। तो जनसंख्या की संरचना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जनसंख्या नीति के प्रकार। जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पे, संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर। अब ये जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे जन्म दर है नंबर 1 तो यही, दूसरा मृत्यु दर है, तीसरा प्रवास है। ये 3 कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या संरचना कैसी होगी, जनसंख्या वृद्धिमान होगी या जनसंख्या में नेगेटिव वृद्धि हो रही है या फिर जनसंख्या में स्थिरता है। ये इन्हीं 3 कारकों पर निर्भर करता है कि इन्हीं में कम ज़्यादा कुछ होगा तो जनसंख्या स्थिर होगी। ठीक है, तो अब अगर हमें जनसंख्या नीति के प्रकार देखने हैं तो फिर हमें किस पे बात करनी होगी,
इन्हीं 3 चीज़ों पे बात करनी होगी कि एक ऐसी नीति होगी जो जन्म दर को नियंत्रित कर रही होगी, दूसरे प्रकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जो मृत्यु दर को नियंत्रित करे, और तीसरे प्रकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जो माइग्रेशन को कंट्रोल करती हो। जनसंख्या नीति 3 प्रकार की हो सकती है। एक ऐसी जनसंख्या नीति जो जन्म दर को कंट्रोल कर रही हो, यानी जन्म दर में कमी या वृद्धि कर रही हो। एक ऐसी नीति जो मृत्यु दर में कमी या वृद्धि को निश्चित करती हो, और तीसरी नीति जो माइग्रेशन में कमी या वृद्धि को निश्चित करती हो। इन तीनों नीतियों पे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में।